Very good morning to all of you. So today we are going to cover the new topic which is about legality of object and consideration. If an agreement is to be enforced in the court of law, both consideration and object of the agreement must be lawful. When one of consideration or object is unlawful, the contract is void. तो अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर कोई भी हमने लीग कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें दो कंडीशंस हैं कि जो उसकी कंसिडरेशन है जिसे हम कहते हैं समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज कंसिडरेशन और आपका जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट करने का ये दोनों चीजें लॉफुल होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करते हो विच इज नॉट लॉफुल विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी मतलब अब लोगों के लिए गलत है या आपके खुद के लिए वो चीज गलत है, ठीक है। जो भी एक्ट्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने अनलॉफुल डिक्लेयर किया हुआ है आप उस रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट void है, गलत है। In order to constitute a valid contract, both the consideration as well as the object must be lawful, otherwise it would be void. According to section 23, the consideration or object of an agreement is lawful. अब किस चीज को हम लॉफुल कहेंगे? अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसको करने से गवर्नमेंट ने रोक लगाई है, रोका हुआ है। Or is of such nature as that if permitted it would defeat the provision of any law। या फिर कोई लॉ बना हुआ है उसकी प्रोविजंस जो है वो सॉरी उसकी प्रोविजंस जो है वो डिफीट होती हैं, ठीक है, अगर हम वो काम करते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में ये है कि मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर एक लिमिटेशन है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए या प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए। सो अगर प्राइवेट कंपनी में हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं अगेंस्ट द लिमिट, तो दैट एक्ट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज लॉ। सो कोई भी हमने ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें जो एक पर्टिकुलर लॉ में प्रोविजंस दी हुई हैं वह वो प्रोविजंस डिफीट हो। और इज फ्रॉडुलेंट, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। और इट इन्वॉल्व्स एनी इंजरी टू अ पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर, या किसी पर्सन को उससे नुकसान हो रहा है या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को उससे नुकसान हो रहा है। द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, कोर्ट ने उसे इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट बताया हुआ है किसी काम को, तो ऐसा काम हमने नहीं करना। Such contracts are not valid, they are void. Next is about consideration. Section 2D of the Indian Contract Act defines consideration as when at the desire of the promiser, the promise or any other person, promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is described as consideration for the promise। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देयर आर टू पार्टीज, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, दोनों की मर्जी के हिसाब से जो भी समथिंग इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहा है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया है, ई एग्री टू सेल हिज होम टू बी फॉर ₹10 लाख। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वो अपना घर उसे 10 लाख में बेचेगा। हेयर बी प्रॉमिस टू पे 10 लाख इज द कंसिडरेशन ऑफ ए फॉर ए, for A's promise to sell the home, and A's to sell the home is the consideration for B's promise to pay ₹10 लाख। तो दोनों A ने अगर प्रॉमिस किया है B को सेल करने के लिए, तो A के लिए कंसिडरेशन क्या है? ₹10 लाख वो जो वो लेगा B से, और B के लिए कंसिडरेशन क्या है? A का होम जो उसे मिलेगा। When consideration or object is unlawful, कब अनलॉफुल होता है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट? फर्स्ट इज व्हेन इट इज फोरबिडन बाय लॉ, कोई भी ऐसी चीज जो अकॉर्डिंग टू लॉ गलत मानी जाती है। इफ द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज डूइंग ऑफ सच एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज वॉइड। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ए promises B to drop prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of the things, then the agreement is void as its objective is unlawful।
फॉर एग्जाम्पल दिया है, लेट सपोज कि अब बी ने ए की घर पे रॉबरी की है, चोरी की है, ठीक है। लेकिन बाद में ए उसके साथ प्रॉमिस करता है कि मैं अपना कोर्ट केस वापस ले लूंगा, जो कि मैंने आपके अगेंस्ट स्टार्ट किया था, आप मुझे रॉबरी का जितना पैसा है वो दे दो, ठीक है। तो अगर आपस में वो ऐसी कोई सेटलमेंट करती है तो ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल। तो गलत काम अगर हुआ है तो दैट शुड बी पनिशेबल, उसके अगेंस्ट कोई सेटलमेंट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, बिकॉज ये जो एक्ट्स हैं दीज आर फॉरबिडन बाय लॉ। तो इस हिसाब से ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। If it is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, या तो आपका जो एक्ट है वो ऐसा है कि अगर हम उससे करते हैं तो किसी पर्टिकुलर लॉ की जो प्रोविजंस है वो डिफीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेटली इज इनवैलिड एज बीइंग अपोज टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपस में एग्रीमेंट करके हस्बैंड और वाइफ अलग नहीं रह सकते। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट उनके बीच में होता है तो दैट एग्रीमेंट इज void. An agreement by the debtor not to raise the plea of litigation is void. कोई डेटर है, उसने हमसे पैसा लेना है, हम उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको पैसा थोड़ा ज्यादा दे देंगे जितना आपने लेना है, उससे थोड़ी अमाउंट एक्स्ट्रा दे देंगे, आप हमारे अगेंस्ट कोर्ट केस ना करो। सो सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। अगर वो एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट नेचर का है, उसके वो एग्रीमेंट करने से हम किसी के साथ फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, तो भी हम अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें है, ए प्रोमिसेस टू पे ₹200 टू बी इफ बी वुड कमिट फ्रॉड ऑन सी, बी एग्रीज, बी इज एग्रीइंग टू डिफ्रॉड इज अनलॉफुल कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस टू पे, हियर द एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड। ए ने बी के साथ प्रॉमिस किया कि वो सी के साथ कोई फ्रॉड कमिट करे तो ए बी को ₹200 इनाम के तौर पे देगा। तो अगर बी ऐसे इसे मान लेता है तो यहाँ पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव दोनों ही अनलॉफुल हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड की कैटेगरी में आता है। If it involves injury to a particular person or property of another. For example, an agreement by which a debtor who borrowed ₹100 promised to do manual labor without pay for the creditor so long as the debt was not repaid in full has been held to be void as it involved injury to the person of the debtor. फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पर्सन, वन इज डेटर, डेटर मतलब जिसने पैसा देना है, एंड अनदर पर्सन इज द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू रिसीव द मनी बैक। तो जो डेटर है जिसने पैसा देना है वो क्रेडिटर को ये कह रहा है कि जितनी देर मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन आपके पास मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा जितनी देर तक आपका पैसा रीपे नहीं हो जाता। तो अगर उस काम करने में कोई इंजरी हो सकती है उस पर्सन को, ठीक है, या उसकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, तो सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, या कोर्ट ने कोई ऐसा एक्ट है जिसको कोर्ट ने गलत बताया हुआ है, इमोरल बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू बी फॉर consummate state of living together as man and wife without being married, the agreement is unlawful. लेट सपोज अगर ए एग्री करता है कि वो अपनी डॉटर को बी के पास भेज देगा रहने के लिए विदाउट गेटिंग मैरिड, सो सच एन एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द लॉ पॉलिसी, अगेंस्ट द लॉ पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो सच एन एक्ट इज इमोरल और void. अनलॉफुल एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस है? अनलॉफुल और इलीगल मीन्स pretty much the same thing. An unlawful agreement is one which, like a void agreement, is not enforceable at law. Unlawful agreement हम किसे कहते हैं? जिसको हम लीगल तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते, उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। It is void as it destitute for legal effects altogether. It affects only the immediate parties एंड हैज नो फर्दर कंसिक्वेंसेस। मतलब जो एक दूसरे को नुकसान हुआ है उसके कारण सिर्फ वही हो सकता है, उसकी फर्दर कोई कॉन्सिक्वेंसेस आप कोर्ट में एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर सकते। एन इलीगल एग्रीमेंट इज नॉट ओनली वॉइड एज बिटवीन immediate parties but it has further effects that collateral transactions to it also become illegal. इलीगल एग्रीमेंट वो होता है जिसमें जो स्टार्टिंग से ही गलत है, जो कि
गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर रोक लगाई है, लेट सपोज ऐसी कोई एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी भी वॉइड होगी और उसके साथ रिलेटेड अगर हमने कोई कोलेटरल ट्रांजेक्शन्स की हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी गलत होंगी, वॉइड होंगी। फॉर एग्जाम्पल है इसमें, एल lends ₹5,000 to B, help him to purchase some prohibited goods from T, an alien enemy. If B enters into the agreement with T, the agreement will be illegal, and the agreement between B and L shall also become illegal. So L एक पर्सन है जिसको B ने 5,000 रुपीज दिए हैं कि आप T के साथ, जो कि एलियन एनिमी है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करो। अब एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही गलत है, बी और टी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो है ही गलत, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट के कारण जो पहले पैसा दिया गया है 5,000, वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इलीगैलिटी, अगर कोई अब कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो उसमें क्या हो सकता है, वेदर इलीगैलिटी इज सेवरेबल। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उसका इलीगल पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं, आधा पार्ट जो है वो उसका लीगल है, तो लीगल वाला पार्ट वैलिड रहेगा, इलीगल वाला जो है वो वॉइड हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, या तो उसको आप चेंज करो ताकि वो इलीगल ना रहे, चेंज करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अल्टरनेट प्रॉमिस, उसकी जगह चेंज करके आप कोई और प्रॉमिस कर सकते हो। एग्रीमेंट वॉइड कर सकते हो, मतलब एग्रीमेंट गलत है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट है ही गलत, वो कैंसिल हो जाएगा। दिस वाज द होल टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल कवर द न्यू टॉपिक। थैंक यू।